हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय एस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स में हम आज जो आपके सामने लेकर आए हैं जो करंट अफेयर्स टॉपिक्स, वो पिछले दिनों जो चर्चा में रहे हैं वो टॉपिक है, 3 टॉपिक है। और सबसे बड़ी जो इस चीज का जो हाईलाइट है हमारे जो करंट अफेयर्स के आज के, कि ये सारे जो तीनों जो टॉपिक हैं विथ एमसीक्यूज है। और हर टॉपिक से आपको 3 एमसीक्यूज मिलेगा, जो कि उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा, रोचक जानकारी होगा और साथ ही साथ बहुत उपयोगी जानकारी होगा आपकी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 2026 में आपका जो पीटी एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं जो चर्चा में रहे हैं पूरे साल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हम इस तरह की सीरीज को लगातार आपके लिए लेकर आए, जो आपके लिए न सिर्फ जानकारीपूर्ण हो बल्कि उपयोगी उपयोगी भी हो आपके आने वाले 2026 एग्जाम को देखते हुए। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक, यह आज का क्लास, आज का वीडियो। कृपया शुरू से अंत तक आप बने रहें। हमारे क्लास में भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी मैं जुड़ूंगा और वो भी रूबरू होंगे इस क्लास से, उनको भी अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं हम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो पहला आप टॉपिक है, आप लोगों ने शुरू में ही देखा, तीनों टॉपिक था। पहला टॉपिक हमारा आ रहा उमंगोट नदी। उमंगोट नदी जो है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इसका जो है हालिया समाचार, ये क्यों चर्चा में आया। सीधी सी बात है कि कोई भी अगर चीज चर्चा में है वो पर्चा में है, ये यूपीएससी का नियम है। तो वो किस संदर्भ में जाके पूछेगा यूपीएससी, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है यूपीएससी। लेकिन जो चर्चा में जो चीजें रहती हैं वही चीज वो पूछता है, चाहे वो संविधान से रिलेटेड चीजें हों, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड चीजें हों, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें हों, चाहे नदी से रिलेटेड चीजें हों। पूरे साल वो कहीं ना कहीं वो चीजें चर्चा में रहती हैं, तो वहीं से उठा के क्वेश्चन बना के पूछ देता है, चाहे एकेडमिक्स का उठा के बना के पूछ दे या प्योर करंट का बना के पूछ दे। तो ये कुल मिला जुला के पूछने का उसका पैटर्न है यूपीएससी का। इसलिए करंट अफेयर्स बनाते समय हम लोग ये जरूर कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज ना छूटे जो फैक्चुअल हो, साथ साथ एनालिटिकल हो। तो आज हम आपके लिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जानकारीपूर्ण, बहुत ही उपयोगी होने वाला फैक्चुअल जानकारी लेकर आए हैं। और साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन होगा वो आपको इसके बारे में और भी बृहद जानकारी देगा। देखिए, सबसे पहले हाल ही में यह चिंता व्यक्त की गई है कि उमंगोट नदी का स्वच्छ जल नदी प्रणालियों में भारी मात्रा में मिट्टी और विनिर्माण मलबे के डंपिंग के कारण मटमैला हो रहा है। अब ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये नदी क्यों मटमैला हो रहा है, ये तो रीजन इसमें बता दिया गया। तो आखिर भारत की तो बहुत सारी नदियां जो है गंदी हैं, मटमैली हैं, तो उन पर तो चिंता इतनी व्यक्त नहीं की जा रही है। इसलिए कि ये जो उमंगोट नदी है ये बहुत ही भारत की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है। और कभी कभी आप देखोगे इंटरनेट पे ये एक फोटो वायरल होता है जिसमें ऊपर नाव चल रहा है तो नीचे का सतह दिखता है जल के अंदर, ये वही नदी है। इसका इतना जल जो है साफ है। अब हम समझेंगे कि ये जल की अवस्थिति क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो महत्वपूर्ण है। तो अभी तो चर्चा में क्यों है ये समझ गए कि उसमें मिट्टी और गाद जा रहा है, डंपिंग किया जा रहा है, जिस वजह से बहुत ही स्वच्छ जल और निर्मल जल को भी जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उससे पर्यावरणीय चिंता तो उत्पन्न होगी, साथ साथ जो है पर्यावरणीय चिंता उत्पन्न होने के कारण ही ये कहा जा रहा है। लेकिन हमारा अभी प्रश्न ये है कि ये चर्चा में होने के कारण हम इसकी अवस्थिति को समझेंगे, इसकी उपयोगिता को समझेंगे और ये है कहां पे एग्जैक्टली, फैक्चुअल जानकारी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यह लोकप्रिय रूप से दावकी नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये जो नदी है उमंगोट नदी जो है दावकी नदी के नाम से जानी जाती है लोकप्रिय रूप से। इसका 2 नाम है, ठीक है। एक तो नाम है उमंगोट और दूसरा नाम है दावकी, ठीक है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अब मेघालय के पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिले से होकर बहती है। इसका लोकेशन आप समझ गए कि मेघालय के पश्चिम जैंतिया हिल्स जिले से होकर ये बहती है, ठीक है। उद्गम क्या है, इसका उद्गम पूर्वी शिलोंग चोटी से होता है जो समुद्र तल से 1800 मीटर ऊपर स्थित है। यह भी आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यह अपने सुरम्य क्रिस्टल क्लियर जल के लिए प्रसिद्ध है। मैं वही बोला कि इसका जो जल है क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप नेट पे, अगर आपको मौका मिलेगा तो इंटरनेट पे इस नदी को डाल के इसके छवि को देखिएगा, आप लोग इसके इमेज को देखिएगा। जो ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए भी मैं बता रहा हूं कि आप लैपटॉप में या मोबाइल में इसके छवि को आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसलिए अभी जो इसमें जो गाद या मिट्टी जो बहाया जा रहा है, डंप किया जा रहा है, उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि इतने क्रिस्टल क्लियर नदी भी दूषित हो जाएगी अन्य नदियों की तरह भारत की, ठीक है।
इस अद्भुत, इसका पानी इतना पारदर्शी है कि अक्सर हवा में तैरती नावों का भ्रम पैदा हो जाता है। सोचिए, ठीक है। ये इस अद्भुत घटना ने इसे भारत की सबसे स्वच्छ नदी होने का ख्याति दिलाई है। ठीक है। यह नदी मेघालय के दो पहाड़ी जिलों, एक जयंतिया हिल्स और दूसरा खासी हिल्स के बीच एक सहज सीमा बनाती है। अब ये आप जान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे यूपीएससी में कि जो उमंगोट नदी है वो किन दो जिलों के बीच सहज सीमा बनाती है और इन जिलों का नाम दे दे, आप कंफ्यूज हो जाए। मेघालय के जिलों का भी नाम दे सकता है, असम के भी कुछ जिलों का नाम दे सकता है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिलों का दे देगा आपको ऑप्शन में। तो इसलिए इनके बारे में आप जान लीजिए कि इसकी अवस्थिति क्या है। ठीक है। उमंगोट नदी मार्च अप्रैल के महीने में होने वाली वार्षिक नौका दौड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। केवल फैक्चुअल जानकारी यार, आप दिमाग में इसको बैठाते जाइए। यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने में भी मदद करती है। यह भी इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। परिवहन, NH40 पर दावकी नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण 1932 में हुआ था और यह भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे व्यस्त द्विपक्षीय व्यापार मार्गों में से एक है। अभी आप समझ लीजिए कितना ये फैक्ट जानकारी है। अगर बांग्लादेश भारत की बात होगी तो ये भी बात आ जाती है। ठीक है। तो इस नदी का, ये नदी कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और इस पे जो पुल बना हुआ है वो जो है इस क्षेत्र की जियो पॉलिटिक्स देखते हुए और क्या नाम है कि इस क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है उसको देखते हुए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम अभ्यास हेतु 3 क्वेश्चन करते हैं। टॉपिक आएगा, क्वेश्चन आएगा, फिर टॉपिक आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर टॉपिक आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा। ये हमने सीक्वेंस रखा है। लास्ट में एक ही साथ दे देंगे सारा क्वेश्चन तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए टॉपिक के बाद मैंने क्वेश्चंस को रखा है। अब देखिए, उमंगोट नदी जिसे भारत की सबसे स्वच्छ नदी माना जाता है किस राज्य में स्थित है? आप बताइए। मेघालय। ठीक है। इसका इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिए वैसे। ठीक है। ऑनलाइन आप लोग भी देख लीजिएगा अच्छे से, थोड़ी देर में रुक जाता हूं। ठीक है। अब देखिए, उमंगोट नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ठीक है। इसका जो है जयंतिया हिल्स। यह नदी जयंतिया हिल्स से निकलती है और दक्षिण दिशा में बहती हुई बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें। विचार करने वाला भी प्रश्न, 2 मैंने फैक्चुअल डाला और एक विचार करने वाला प्रश्न इसलिए डाला कि आपको यूपीएससी के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को कैसे समझना है आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमने अभी जब सॉल्व कर रहे थे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो विचार करने वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। तो इसलिए विचार करने वाले प्रश्न पे ज्यादा विचार करना चाहिए, ज्यादा उसको सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। उमंगोट नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा नदी के रूप में जानी जाती है। पहला ये कथन है। ठीक है। दूसरा कथन है, इस नदी पर जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित की गई थी जिसका स्थानीय लोगों ने पर्यावरणीय आधार पर विरोध किया। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, दोनों सही है। ठीक है। उमंगोट नदी भारत बांग्लादेश सीमा के निकट बहती है। 2021 में इस पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना का स्थानीय समुदाय ने विरोध किया क्योंकि यह नदी पारिस्थितिकी और पर्यटन को नुकसान पहुंचा सकती थी। इस आधार पर इसका विरोध किया गया और वो परियोजना अभी भी अटकी है, उस पर आगे नहीं बढ़ा जा सका है। ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, दूसरा है हमारा रम्माण उत्सव। दूसरा जो टॉपिक है रम्माण उत्सव। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में रम्माण मास्क भेंट किया गया। ठीक है। इसलिए जो रम्माण उत्सव चर्चा में आ गया। तो मैंने बोला जो चर्चा में है वो पर्चा में, इसलिए कोई भी चर्चा में चीज आएगी तो उसको छोड़ना नहीं है, चाहे वो छोटी से छोटी घटना हो चाहे बड़ी से बड़ी घटना हो। अगर चर्चा में है तो उसको हम कवर जरूर करेंगे, जिससे इसकी उपयोगिता आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, रम्माण उत्सव के बारे में जान लेते हैं। यह उत्तराखंड के सलूर डोंगरा नामक जुड़वा गांव में, अब देखिए ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, सलूर डुंगरा नामक जुड़वा गांव में स्थानीय देवता भूमयाल देवता के सम्मान में अप्रैल के अंत में मनाया जाने वाले एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है। ठीक है। अभी चर्चा में क्यों आ गया कि वहां का जो उत्तराखंड विधानसभा सत्र जो चल रहा था, हमारे राष्ट्रपति को वहां रम्माण मास्क भेंट किया गया, क्योंकि उनके कल्चर में है, उत्तराखंड में गई थी, कल्चरल है कि भाई हम उनको पेश करेंगे, इसलिए चर्चा में आ गया। तो आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन रहता ही है जीएस में, तो इसलिए इसको आप समझ लीजिए। 2009 में रम्माण उत्सव को यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। अब आपको सवाल पूछ सकता है कि रम्माण उत्सव अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
की सूची में शामिल है या नहीं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है यूपीएससी। तो इसलिए आप इसको जानते रहिए कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में यह शामिल है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब विशेषताएं समझ लीजिए। इसमें जटिल अनुष्ठान, रामायण का पाठ, गीत और मुखौटा नृत्य शामिल है। वही मास्क पहन के नृत्य करते हैं जो मास्क या मुखौटा दिया गया हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को, जिसमें प्रत्येक जाति और समूह अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है। दिव्य कथा वचन प्रदर्शनों में राम कथा का पाठ, देवताओं, स्थानीय किन्नरों के मुखौटा, पौराणिक स्थानीय कथान प्रतों का सम्मिश्रण शामिल है। वही जो कथावाचक होता है, मतलब कहने का मतलब यही है। पवित्र स्थान या सुलूर डुंगरा स्थित भूमियाल देवता मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता है, तो शुरू में ही बताया था। सामुदायिक भागीदारी, ये समझ लीजिए, पूरे गांव के परिवार योगदान देते हैं। भूमिकाएं जाति आधारित होती है। पुजारी, मुखौटा बनाने वाले, ढोल बजाने वाले, धन गांव से आता है और भागीदारी बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक होती है। ठीक है। तो इसमें पुजारी का सबसे ऊपर है, फिर मुखौटा बनाने वाले, ढोल बजाने का क्रम आता है, और सामुदायिकता की भावना को यह प्रदर्शित करते हैं इस त्योहार में। सबसे बड़ा इसका उपयोगिता या सबसे बड़ा इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है यही है। और दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट आया था कि ये यूनेस्को की सूची में, मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल है। ठीक है। दो चीजें बहुत ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण है। ज्ञान और मूल्यों का संचरण, महाकाव्य के गीतों, नृत्य रूपों और आधुनिक ज्ञान के पीढ़ियों के बीच मौखिक संरक्षण होती है। तो ये कहने का मतलब यह है कि प्राचीन चीजों को आधुनिकता से भी ये जोड़ने का कार्य करती है यह त्योहार। अब हम इससे संबंधित जो है ये भी ध्यान लीजिए कि कला रूपों का सम्मिश्रण भी है। यह कथावाचक, मुखौटा नृत्य, आधुनिक नाटक, संगीत, शिल्प को एक एकीकृत उत्सव मिश्रित करता है। ठीक है। मतलब कथावाचक भी होगा। सोचिए कितना बड़ा उत्सव है। उत्सव कितना बड़ा है कि एक तरफ कथा वाचन हो रहा है, मुखौटा नृत्य भी हो रहा है, आधुनिक नाटक भी हो रहा है, संगीत भी हो रहा है। मुखौटा शिल्प को एक एकीकृत उत्सव में सम्मिश्रण करता है। तो इसको आप लोग समझिए, आर्ट एंड कल्चर में भी आप लोग रुचि लेना शुरू कीजिए कि भारत का जो संस्कृति है बहुत ही रिच है, बहुत जो कल्चर है बहुत ही इनरिच्ड है भारत का, और बहुत ही समृद्ध है। तो इस समृद्ध होने के कारण आपको आर्ट एंड कल्चर में रुचि विकसित की जानी चाहिए। अगर आप इस दृश्य को अगर आप सोचें तो कितना ये जो दृश्य आपके लिए सुंदर बनेगा कि अगर आप जाएं और एक साथ सारी चीजें हो रही हैं एकीकृत रूप से, तो अगर आप इसकी कल्पना भी करें तो ये अपने आप में बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करेगा। तो अगर आप कल्पना करने के बजाय अगर आप वहां पहुंच जाते हैं अप्रैल के महीने में उत्तराखंड में, तो इसका अनुष्ठान का आप मजा ले सकते हैं। इस अनुष्ठान के वास्तविक अनुभव को आप साकार कर सकते हैं। ठीक है। इस उत्सव में रामायण और स्थानीय किंवदंतियों पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां होती है, जिनमें लोग गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, समय मुखौटा पहनते हैं। देखिए, आर्ट एंड कल्चर को शामिल करने का उद्देश्य यही है यूपीएससी के सिलेबस में कि भारत के जो रिच कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है, आप उसको जाने समझें। तभी आप मान लीजिए कि आईएएस अधिकारी बनेंगे, ठीक है, और आपको मिल गया उत्तराखंड, और आपके जिले में, आप उसी जिले में आपकी पोस्टिंग हो गई और ये हो रहा उत्सव। तो अगर आप पहले से पढ़े रहेंगे, पहले से जाने रहेंगे, तो आपको पता होगा चीजें कि ये चीजें भी हैं। इसलिए इसको शामिल किया गया है आपको एक्सप्लोर करने के लिए। आपको तो लड़के क्या करते हैं जनरली कि केवल ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री यही सब पढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर को केवल उसी समय पढ़ते हैं एग्जाम से कुछ दिन पहले। ऐसा नहीं है, आर्ट एंड कल्चर को भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, और आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, न सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बट अपने जानकारी को बढ़ाने के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए कि भारत का जो रिच कल्चर है, रिच आर्ट एंड कल्चर है, उसमें इंटरेस्ट भी। मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है, लाल किला भी मैं जाता हूँ घूमने, कभी कभी कुतुब मीनार भी चला जाता हूँ। मिडाउल पीरियड की इमारतों को देखिए कि किस तरीके, कौन सी कला उसमें यूज की गई। फिर आधुनिक में भी आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस की जो बिल्डिंग है वो, उसमें कौन सा जो है स्ट्रक्चर अंग्रेजों ने विकसित किया था। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि हमारा जो रिच कल्चर है उसको भी समझने का आपको कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो वाद्य यंत्र हैं, देखिए वाद्य यंत्र के बारे में भी आपको एक ढोल तो आप लोग जानते ही होंगे। दमाऊ जो होता है छोटा ढोल होता है। ढोल तो सब लोग जानते हैं। अब दमाऊ पूछ देगा कभी कि दमाऊ क्या है, उससे स्टेटमेंट, दमाऊ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब पता चला ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि आपको पता नहीं है। मंजीरा छोटा हाथ का झांझ, झांझर, भकोरा, ये सब ऐसे हैं। आर्ट एंड कल्चर की किताब में भी आपको मिल जाएगा, नितिन सिंघानिया की किताब में ये सब चीजें बहुत मिलती हैं। ठीक है। अब देखिए
अभ्यास हेतु प्रश्न। रम्माण उत्सव जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। उत्तराखंड। बाकी डिटेल मैंने बताया ही, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि उत्सव जो है उत्तराखंड के चमोली जिले के साली गांव में मनाया जाता है। यह गढ़वाल क्षेत्र की पारंपरिक लोक सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। अब देखिए, रामायण उत्सव का आयोजन मुख्यतः किस देवता की पूजा से संबंधित है? भैरव देवता। ठीक है। अब जो है निम्नलिखित पर विचार करें। 2009 में यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एंड ह्यूमैनिटी सूची में शामिल किया गया। ये तो पता है कि शामिल किया गया, वहां ये बताया था, लेकिन कब शामिल किया गया वो नहीं बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको है। ठीक है। और दूसरा जो है, यह उत्सव सामुदायिक भागीदारी पारंपरिक लोक संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इस कथन में क्या है, दोनों सही है। और इसको 2009 में, ये आप जान लीजिए कि 2009 में इसको उस समय उसमें वहां नहीं आया था, लेकिन क्वेश्चन में है। तो यहां से भी आप जानकारी बढ़ा सकते हैं कि वर्ष 2009 में जो है इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आईएनएस सावित्री पर। इसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो इसके बारे में भी आज जान लेते हैं। यह भी अभी चर्चा में है। भारतीय नौसेना का जहाज सावित्री आईएनएस हाल ही में दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में एक लंबी दूरी की परिचालन तैनाती के तहत मॉरिशस पोर्ट लुइस पहुंचा। परिचालन के तहत वहां पहुंचा तो चर्चा में आ गया। चर्चा में है तो पर्चा में है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। यह भारतीय नौसेना एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है। ठीक है। कौन सा पोत है? भारतीय नौसेना का स्वदेश अपतटीय गश्ती पोत है। गश्ती पोत है ये। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा किया गया था और इसे 7 जून 1990 को कमीशन किया गया था। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आने की संभावना भी तो होती है। आप 1000 क्वेश्चन देखते हैं तो एक क्वेश्चन मिलता है, तो ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ाएंगे वहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए। विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान के अधीन है। ठीक है। इस जहाज की व्यापक परिचालन भूमिका है, जिसमें हवाई निगरानी, खोज एवं बचाव कार्य शामिल है। अब इससे कुछ भी उठा के क्वेश्चन बना देगा। ठीक है। ज्यादातर फैक्चुअल बनाता है, इसमें कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं है, या ये हो सकता है कि किससे संबंधित है, ऐसा कुछ बना सकता है। अब देखिए, 15 नॉट 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के साथ इस जहाज में 4x60 बेफोर्स तोपे चेतक हेलीकॉप्टर को संचालित करने की सक्षम है। हेलीकॉप्टर डेक जैसी प्रभावशाली विशेषताएं हैं। मतलब सारी विशेषताओं से, चूंकि ये परिचालन जो है करती है, चारों तरफ देख रेख करती है, तो इसलिए इस पे सारी चीजें सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है। और ये पूर्व में आईएनएस सावित्री जो है विभिन्न अभियान में तैनात किया गया, जिसमें मालदीव, सेशेल्स और मॉरिशस के तट पर गश्त शामिल है। तो गश्त ये करती है कुल मिला जुला के, और ये जो है नौसेना का जहाज है, और मालदीव और सेशेल्स में भी अपनी सेवाएं दे चुकी है ये। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। आईएनएस सावित्री भारतीय नौसेना का किस प्रकार का पोत है? गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, फ्रिगेट, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, पनडुब्बी या ऑफशोर पेट्रोल वेसल? ठीक है। यह जो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसका उपयोग तटीय निगरानी गश्ती के लिए किया जाता है। ठीक है। ये सीधा सीधा है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए, सावित्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पोत मझगांव डाक शिपबिल्ड बिल्डर द्वारा निर्मित किया गया था। 1990 में कमीशन किया गया था, आया भी था। इसमें म्यांमार में राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन बर्मा में भाग लिया था। ये अभी नहीं आया था, लेकिन ये आप जान लीजिए, ऑपरेशन बर्मा जो है अभी हाल ही में हुआ था, भारत ने किया था। ठीक है। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? इसमें जो है दोनों सही है। ठीक है। दोनों सही है, दोनों कथन सही है, ये आप जान लीजिए। अब जो है हमारा प्रेरणा स्रोत क्या है? इसका नाम ऐसा है आईएनएस सावित्री, तो इसका प्रेरणा भाई कहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम रख दिया आईएनएस सावित्री सॉरी सावित्री। यह विजय से संबंधित देवी है, महाभारत की पौराणिक राजकुमारी हैं, रामायण की एक पात्र हैं, भारतीय समुद्र इतिहास की एक खोजकर्ता महिला हैं। क्या है?
ये महाभारत की पौराणिक राजकुमारी हैं। ठीक है, तो वहां से ये नाम लिया गया है, उस नाम को जो है यूज किया गया है। और ये हमारे रिच कल्चर है, रिच कल्चर को हम, हर देश अपने रिच कल्चर को व्यक्त करते हैं कोई ना कोई माध्यम बना के, भारत भी उसको व्यक्त करता है। तो आज का क्लास जो है यहीं समाप्त होता है करंट अफेयर्स का। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जानकारीपूर्ण होगा जो आपके लिए, साथ ही साथ उपयोगी भी होगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे आपके लिए। तब तक थैंक यू सो मच।